तो कभी आप सेलर के साथ बार्गेनिंग करते वक्त ये लाइन सुने हो कि मालिक इससे नीचे नहीं हो पाएगा, अगर इससे नीचे हमने बेच दिया तो हमारा खुद का नुकसान हो जाएगा। तो वो है एक मिनिमम प्राइस, एक्सेप्टेबल प्राइस, जहाँ पर वो प्राइस को एक्सेप्ट कर सकता है और बेच सकता है, उसको भी कुछ प्रॉफिट होगा। सो मार्केट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस बोलेंगे। इसको न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली आगे हम सॉल्व करेंगे, तो जुड़े रहिए साथ। Okay, the producer surplus is the difference between the market and the lowest of the producer is willing to accept to a producer good। कोई भी एक अगर प्रोड्यूसर गुड है उसको क्या, वो अगर विलिंग टू एक्सेप्ट है, एक तो मार्केट प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस होता है, और एक होता है क्या, प्राइस जिसमें से वो एक्चुअली बेचता है, बार्गेनिंग करके पर्सनल रिलेशन भाईचारा देखने के बाद जो एक्चुअल प्राइस में वो बेचता है, उस प्राइस को विलिंग टू एक्सेप्ट द प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम पढ़ेंगे क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द मार्केट प्राइस और प्रोड्यूसर्स मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद और क्या है, आगे पढ़ते हैं। सोशल सरप्लस, यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सोशल सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस हमने पढ़ा था और प्रोड्यूसर सरप्लस हमने पढ़ा, इन दोनों का समेशन क्या बोलते हैं, सोशल सरप्लस बोलते हैं इसको। ओके, वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ओके, द फॉर्मूला ये एकदम कंज्यूमर सरप्लस की तरह ही कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है बस। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर ये फॉर्मूला है, रहेगा क्वांटिटी प्राइस प्रोड्यूसर मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा बस, दैट्स इट। आगे हम जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से देखेंगे। सो ये डायग्राम हो जाता है, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस में नीचे की तरफ था वो डिमांड, और ये डिमांड कर्व था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो कंज्यूमर के लिए था इसलिए वो डिमांड के कर्व के ऊपर था, यहाँ पर प्रोड्यूसर है इसलिए वो सप्लाई कर्व के ऊपर होगा सब कुछ, और प्रोड्यूसर सरप्लस इधर होगा, ये वाला एरिया है ना। सप्लाई कर्व के अंडर जो आता है वहाँ पर डिमांड कर्व के अंडर आता था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस, और डिमांड कर्व के अंडर जो आता था यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस, मैं दिखा देता हूँ इक्विलिब्रियम दूसरे पॉइंट्स, हाँ ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और यहाँ से नीचे और यहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस और सप्लाई कर्व के अंडर में जो आएगा वो एरिया हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। वहाँ पर क्या होता था, इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के अंडर जो आता था वो होता था कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और यहाँ पर और हम थोड़ा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल हम करते हैं। सो हम एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, एक इक्वेशन है और उसकी भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखो सप्लाई फंक्शन के लिए एक इक्वेशन दे रखा है 5 + 2Q, है ना, और हमारे यहाँ पे वैल्यू Q की भी वैल्यू दे रखी है 4। ओके, सो वी आर गुड टू गो। अब इसको सिर्फ पुट करना है, Q की वैल्यू इधर पुट कर दो 4। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह निकालने के बाद 13 आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पर उसका फॉर्मूला दे रखा है PQ, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कर रखा है डायरेक्टली। ओके, इंटीग्रेशन डाल दिया, तो इंटीग्रेशन निकालने से एरिया अंडर द सप्लाई कर्व निकल जाता है, ये वाला एरिया निकल जाता है ना। और हमारा ये PQ क्या है, ये हमारा क्या है इधर, ये है हमारा रेक्टेंगल वाला एरिया, है ना, P × Q, ये हमारा P हो गया, ये Q हो जाएगा। इन दोनों को सबमिट करने, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया अंडर द ये रेक्टेंगल निकल जाएगा। ओके, और अगर इसको करेंगे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द सप्लाई कर्व, जैसे कि हम प्रोड्यूसर सरप्लस में, कंज्यूमर सरप्लस में भी करते थे। इन दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीधा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, P × Q, हमारे पास P यहाँ पर निकला Q की वैल्यू से, इन दोनों को सबमिट किया, मल्टीप्लाई किया, 52 आ जाएगा। और अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें है 5Q, जैसे कि मैंने बताया था इंटीग्रेशन करते वक्त अगर एक सिंगल नंबर है तो वो उसके साथ जो यहाँ पर वेरिएबल है वो एक जुड़ जाएगा। 5 अगर 5 होता है और यहाँ पे Q की जगह X होता तो यहाँ पर हो जाता 5X हो जाता, क्योंकि यहाँ पर Q है तो यहाँ पर हो जाएगा 5Q हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5Q हो गया, तो 5Q हो गया यहाँ पर ये इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने ये कल कंज्यूमर क्लास में बताया था, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, तो अगर इंटीग्रेशन करने के बाद 2QN+1 और अपॉन में N+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ यहाँ पर हुई है और कुछ नहीं, नया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने वही सेम चीज़ देखी, ये चीज़, और उसके बाद दोनों को माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा, तो दोनों में यहाँ पर माइनस जुड़ जाएगा, और ये फाइनल आंसर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस 16 आ जाएगा। आई थिंक ये सिंपल से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अप लेवल का होगा, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशंस हैं बेसिकली। तो 2 इक्वेशन है, एक डिमांड साइड को शो करता है और एक सप्लाई साइड को शो करता है, और एक्स यहाँ पे क्वांटिटी को शो करता है। इसमें पहले बता दिया, ये जितने भी एक्स है ये क्वांटिटी को शो करते हैं। ओके,
तो अभी हमारे पास क्योंकि हमारा एक ये डिमांड और सप्लाई जहाँ पर टच करता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, वहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को हम पुट करके इक्वलिटी में डाल के हमें निकालना है क्या, एक्स की वैल्यू। तो हमें मिल जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम चलते हैं धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद हम ये जो इधर आने वाला है इधर ले आएंगे, जिसको इधर भेज देंगे। तो ये 15 को, हाँ 15 को इधर भेज दिया, एक्चुअली सबको इधर भेज दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, हाँ यहाँ तक आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3x² - 29x - 10 है। तो उसके बाद हमें क्या किया है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया, 29x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 - 30 - 30x और प्लस x, इसकी वैल्यू भी तो 29x ही होती है ना। तो हमने ये चीज़ सेम यहाँ पर कर दी। ओके, सो दैट वी कैन गेट द आंसर। ओके, और इस चीज़ को निकाला, यहाँ के बाद हमने 3x कॉमन निकाल दिया इनमें से, यहाँ पर 1 को कॉमन निकाल दिया है ना। 3x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएंगे। आई होप सो दिस इज़ क्लियर। तो अब चलते हैं फिर आगे की ओर, और उसके बाद इसको कॉमन लिया हुआ चीज़ इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, और इसको ये 2 बार आया था तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ गया इसका। ओके, तो अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। अब एक्चुअल x की वैल्यू होगी कौन सी, तो अगर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले इसको चूज़ करते हैं, x - 10। ओके, x - 10 = 0। तो हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि ये इस साइड आ गया। ओके, अब हमें और आगे क्या करना है, इसको लेना है 3x + 1 = 0। ये वाला 0 हमने ये वाला 0 हमने इधर लिखा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हाँ x को छोड़ के बाकी सब उधर भेज देंगे। चलो बेटा सब उधर चले जाओ, 3x हो गया -1 और x हो गया -1/3, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करेंगे, क्योंकि सरप्लस हम निकाल रहे हैं, सरप्लस कभी भी माइनस में नहीं होता है, कोई भी सरप्लस नेगेटिव में नहीं जाता, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर, वी आर गुड टू गो। ओके, हमने यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस थे, एक ये था। हमारे x की वैल्यू आने के बाद हम इस इक्वेशन को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सप्लाई साइड से मतलब है, डिमांड साइड से मतलब नहीं है। ओके, तो हमने सप्लाई साइड से मतलब था, इसलिए हमने जो हमारा x की वैल्यू इधर आई थी, जो आप देख रहे हो x की वैल्यू इधर हमारी निकली कितनी, 10 निकली। ओके, हमने इस वाले इक्वेशन में उसको हम पुट कर देंगे, सप्लाई वाले इक्वेशन में हमने उसे पुट कर दिया, x की वैल्यू 10 डाल देना इधर। तो वो कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, कहाँ से आ गया, हाँ 105 हमारा आ गया, हाँ प्राइस आ गया। ओके, प्राइस ऑफ सप्लाई। ओके, तो प्राइस ऑफ सप्लाई आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो हमारे पास क्वांटिटी तो पहले हमने निकाल दिया, क्वांटिटी कितना 10 आ गया, हमने पीछे जो अभी 2 वो किए थे x की वैल्यू, उसमें से 10 आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस हमने लास्ट क्लास सीखे थे, अभी हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना सीखेंगे, ठीक उसी तरह, बट इन द रिवर्स मैनर नहीं तो उल्टा भी बोल सकते हो। हम पहले क्या करते थे, इसको पहले लिखते थे, ये वाले को इस तरह लिखते थे, कब कंज्यूमर सरप्लस में, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में उल्टा हो जाता है। ओके, सो इसी चीज़ को हम अभी यहाँ पे देखेंगे। px क्या होता था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला एरिया है ना, और ये क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये एरिया के अंडर में इतना एरिया आता है, कर्व के अंडर में इतना एरिया आता है, ठीक है। अगर हम पूरे रेक्टेंगल में से इतना एरिया अगर हम निकाल दें तो हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर, अभी ऑल आर क्लियर। ओके, ठीक है। सो अब मूव करते हैं आगे, कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा वाला कर देते हैं, हाँ। ओके, तो अभी हमें बस इक्वेशन निकालना है, सॉल्व करना है, बाकी हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा। सो प्रोड्यूसर सरप्लस में हमें क्या करना है, हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारा कितना है 105, ब्रेथ कोई भी ले लो, 10 है, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी लेंथ या ब्रेथ ले लो, किसी को मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। ओके, तो हमारे पास आ गया कितना, 1050 आ गया। ओके, और हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, हमारे नीचे वाला एरिया, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ये है एरिया, ये एरिया हमारा निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक मिनट को, हाँ एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर ऐसे निकालना है, और PS, हाँ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई वाला इक्वेशन डाल देंगे, सप्लाई वाला इक्वेशन ये था,
ठीक है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया। तो अब हम इसके धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर जीरो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, क्वांटिटी हमेशा यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है क्या करने के लिए यहाँ पर? हाँ, ये तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। और ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दिया, ये सप्लाई वाला इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन 15 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 15x हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था, कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें अगर इंटीग्रेशन लगेगा तो उसका एक जो वेरिएबल उनके साथ चल रहा होता है उसको डाल देते हैं एक्स्ट्रा के लिए। तो अकेले मत जा, एक्स को अपने साथ लेके जा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो होता है यहाँ पर 9x, जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई है 9x तो n+1 ये उसका फॉर्मूला है, n+1 ऊपर जो भी है उसके साथ यहाँ पर मतलब कि 1 है, n कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी कर दो, उसके बाद एक उसके साथ जोड़ दो 1+1। यहाँ पर अगर 9x, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, हाँ, यहाँ पर अगर 9x² होता तो हमारा क्या इक्वेशन होता? 9x³ + q। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। ये ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं दिखता, खैर, हाँ। तो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 9x² और 2 कैसे आ गया, उसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। x की जगह अब हम फिर से 10 को पुट कर रहे हैं हर जगह, तो हम सॉल्व करेंगे तो आज जगह हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस 450। आई थिंक हम ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व अच्छे से कर चुके हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ ख़त्म। हम आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है? जब गवर्नमेंट, आप प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर बहुत सारा सरप्लस इकट्ठा करने लग जाते हैं तो वहाँ पर तीसरे बंदे को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो होता है गवर्नमेंट, ठीक है। डेड वेट लॉस का वैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन इसको हम चलो आगे समझते हैं इसमें एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये डायग्राम मैंने सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से लिया है, वैसे इन सब चीज़ों का इससे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन नहीं है डेट का, ठीक है। वेट लॉस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है, एज इट इज़, इसको याद रखना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। डेड वेट लॉस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्रिएटेड बाय द इम्बैलेंस इन द सप्लाई एंड द डिमांड, ठीक है। इनएफिशिएंसी होता है जब डिमांड और सप्लाई के बीच में इनएफिशिएंसी होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं, ठीक है। डेड वेट लॉस डिस्टर्ब द नेचुरल मार्केट इक्विलिब्रियम नेचुरल इक्विलिब्रियम को वो हिला देता है ना, विद द कस्टमर लूजिंग आउट ऑन प्रोडक्ट एंड देयर डिमांड। इसको हम, इस डेड वेट लॉस को मैं जुड़े रहिए आगे मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ और मज़ेदार एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा। अभी बस टेक्निकल टर्म्स हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, ओके, तब तक जुड़े रहिए। एंड द बिजनेस लूजिंग आउट द पोटेंशियल रेवेन्यू, और इधर कंज्यूमर का भी लॉस होता है और उधर पोटेंशियल बिजनेस का जो पोटेंशियल रेवेन्यू उसमें से भी लॉस होता है, दोनों को लॉस होता है। इट रेफर्स to miss of the economic opportunity between the trader that can cause an overall economic loss for the society. This can happen when the business calls with price above the equilibrium price, when the regulatory bodies impose price control, which high sales tax imposes excess fees on the top of the price of the product, ठीक है। तो थर्ड, हमारे जो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है और इन सब चीज़ों डेड वेट लॉस को दिखाती है, मतलब इंट्रोड्यूस करती है सोसाइटी में। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। कंज्यूमर सरप्लस, पहले ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ करता था, है ना। गवर्नमेंट एक प्राइस हुआ करता था, मान लो आपके पास 50 रुपये आप मार्केट लेके गए, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 20 रुपये, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस, आपको सामान मिल गया 20 रुपये में, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे टैक्स लगा दिया। अभी आपको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मान लो 30 रुपये एक्स्ट्रा दे, 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए। अभी आप जो सामान 20 रुपये में लाते थे अभी वो 30 रुपये में लाओगे, ठीक है। सो अभी आपके पास से पैसा एक्स्ट्रा 10 रुपये गए। ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये आपसे कौन वसूली करेगा? जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो, जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हो। लेकिन क्या ये 10 रुपये उस दुकानदार को भी जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये टैक्स सीधा गवर्नमेंट को जाएंगे, आपसे वसूल करके वो सीधा गवर्नमेंट को देगा। तो आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर। ये वाला एक्स्ट्रा 10 रुपये भी प्रोड्यूसर नहीं रखेगा, वो किसको पास ऑन कर देगा? गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू। ओके, सो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर के साथ ही सेम होता है, एक्चुअल प्राइस और जो इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस और जो रेवेन्यू होता है ये उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक। तो यहाँ पर डेड वेट लॉस, ये वाली सिचुएशन को डेड वेट लॉस बोला जाता है, ओके। और यहाँ पर सारे इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कंज्यूमर सरप्लस, ये देखो पहले इतना हुआ करता था, लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। और ये कंज्यूमर सरप्लस पहले इतना हुआ करता था, ये वाला एरिया होता था कंप्लीट, लेकिन अभी घट के सिर्फ इतना एरिया हो गया। और यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। और जितना इतना बचा हुआ एरिया वो उसे क्या लाएंगे, क्या इतना बचा हुआ पैसा वो कहाँ जाएगी? डेड वेट लॉस, सोशल वेलफेयर में। जनरली इस पैसे का हिसाब नहीं होता,
ठीक है, उसको यही माना जाता है कि वो कहीं किसी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में खर्च हो गया है, उसको जनरली इसी तरह से देखा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर रीज़न ऑफ डेडवेट लॉस पढ़ेंगे, तो उसमें क्या क्या है इसको यहीं पर प्लेस कर देते हैं। ओके, तो पहला है टैक्स है, तो द सेल्स टैक्स हेल्प द गवर्नमेंट गैदर टैक्स रेवेन्यू फॉर वेरियस सर्विसेज, बट दे कैन ऑल्सो मेक नेसेसरी गुड्स मोर एक्सपेंसिव टू फॉर द एंड यूजर्स। तो क्या करते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं ऐसे टैक्स, और कंज्यूमर सरप्लस को भी लोअर करने में ये इन सब चीज़ों का टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, प्राइस सीलिंग एकदम अपोजिट चीज़ होती है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर हमेशा याद रखना ऊपर होता है और प्राइस सीलिंग हमेशा नीचे होता है। ओके, सो दैट्स अ थिंग आपको हमेशा याद रखना है। तब रीजंस पढ़ते हैं क्या होता है। अब प्राइस सीलिंग इज व्हेन द गवर्नमेंट, प्राइस सीलिंग क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट पुट्स अ मैक्सिमम प्राइस ऑन हाउ मच समवन कैन स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी मैं उसको बोलते हैं, फ्लोर को बोलते हैं, प्राइस सीलिंग को बोलते हैं। ओके, ओके, दूसरा है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस फ्लोर ऊपर की तरफ होता है। प्राइस फ्लोर इज व्हेन गवर्नमेंट सेट अ मिनिमम प्राइस फॉर अ गुड एंड सर्विसेज विच कैन लीड्स टू मार्केट इनएफिशिएंसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसी का एग्जांपल है, विच कैन लीड्स टू मार्केट इनएफिशिएंसी। मिनिमम वेज इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइस फ्लोर। थ्रू ऑल्दो इट इज इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर, है ना, एमएसपी और जो वो, और ये यहाँ पर क्या है, वेजेस का भी एक एग्जांपल दिया है, सिमिलर है काइंड ऑफ। व्हेन द मिनिमम वेजेस राइजेस, price of a good and also rises so that the business can pay a higher cost to the wages. Okay, तो सेम चीज़ है मोनोपोली। मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है डेबिट लॉस में। मोनोपोली इज व्हेन अ कंपनी कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट। एक ही सिंगल अगर कंपनी पूरा एंटायर मार्केट को कवर करता है किसी एक पर्टिकुलर गुड में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली वो कंपनी है। ऑलिगोपोली व्हेन अ मल्टीपल कंपनी और ब्रांड टुगेदर कीप द प्रोडक्ट प्राइस हाई, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला या बड़े बड़े ब्रांड जो ड्रिंकिंग ब्रांड, उनको हम ऑलिगोपोली के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट डेबिट लॉस फॉर द सोसाइटी बाय बीइंग द सोल कंट्रोलर ऑफ द प्राइस फॉर अ सर्टेन गुड। दिस एनेबल्स द बिजनेस टू गॉज प्राइस बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टर्न टू, किसी और कुछ और ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, और जिसका ये फ़ायदे ही कंपनीज उठाती हैं, ये उसके बारे में बताता है। Without competitive market, monopolists and oligopolists are free to conduct business as they see fit because consumers are essentially forced to pay monopoly pricing in order to obtain their goods. तो monopoly भी एक काफ़ी ज़्यादा important फैक्टर प्ले करता है डेडवेट लॉस में। ओके, तो डेडवेट लॉस का एक हम अभी एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। थैंक यू, बाद में लेना। तो उसमें सबसे पहले क्या है, हम इसको थोड़ा, हाँ, डेडवेट लॉस, एग्जांपल ऑफ डेडवेट लॉस। तो पहले क्या है हमारा, you need to take a राउंड ट्रिप ट्रेन राइड फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू वासेपुर। गैंग ऑफ वासेपुर वाले, वासेपुर आपको जाना है दिल्ली से, ठीक है। इन द पास्ट यू हैव पेड, तुमने पहले 1500 रुपये पे कर रखा है फॉर दिस टिकट, विच इज़ हाउ यू हैव वैल्यू द ट्रिप, जितनी की उसकी वैल्यू है। व्हेन यू चेक द प्राइस, दिस टिकट इज $, अगर ये रुपीज़ है एक्चुअली में। ओके, तो आपको क्या है, आपने 1500 रुपये पहले पे कर दिया, लेकिन अभी आप चेक कर रहे हो तो उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है 1300 रुपये। तो आपको यार द टोटल एडेड वैल्यू दिस ट्रिप इज़ 200। तो आपको पता चलता है कि यार हमने 200 रुपये पहले एक्स्ट्रा कर दिए, अभी वेट करते थोड़ा, खैर कोई नहीं, पेमेंट तो हो गई, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद द नेक्स्ट डे द रेगुलेशन चेंजेस एंड द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ न्यू टैक्स ऑफ 50% all public ground transport. This means that your ticket now costs 1950 instead of 1300। तो ये तो अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिसकी वजह से अभी आपको और भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने हैं ट्रैवल करने के लिए। वो टिकट तभी वैलिड होगा जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इरेजिंग द प्रीवियसली एडेड वैल्यू, यू डिसाइडेड नॉट टू बाय द टिकट बिकॉज ऑफ द न्यू प्राइस, मीन्स मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड द इकोनॉमिक लॉस फॉर द ट्रेन कंपनी। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से आपने भी ट्रैवल नहीं किया, और वो कंपनी जो टिकट सेल कर रही थी उसका भी टिकट सेल नहीं हुआ। तो दोनों का लॉस वाइज किसकी वजह से, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, टैक्स के इम्पोज के वजह से। आई थिंक यू हैव क्लियर दिस टॉपिक, आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ सके होंगे। टैक्स के वजह से कैसे, टैक्स के वजह से कंज्यूमर को भी घाटा हुआ और प्रोड्यूसर को भी घाटा हुआ। हम ये उसी कहानी को हम यहाँ पे पढ़े। चल, तो इतना था, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय भारत।